Hey guys, I welcome you all to GSN Law। आज से हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लाएंगे जो कि लॉ और पॉलिटी से रिलेटेड होंगे। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है, तो यदि आपके कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ये करंट अफेयर्स एडवोकेट्स, सीए, सीएस के अलावा जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या फिर सीए और सीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। और साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी, पीएससी या फिर जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। पहला है हायर एजुकेशन में एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हाल ही में चाइनीज फर्म्स के प्रेमाइसिस पे सर्च कंडक्ट की गई हैं। इसके बाद हम सुशांत सिंह राजपूत केस के अपडेट्स को भी देखेंगे। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट जल्दी ही चालू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई है जिसमें हमारे जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं उनको मार्टियर्स का दर्जा देने की बात कही गई है। इसके अलावा प्रशांत भूषण जी के ऊपर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जजमेंट आया है और जो उनके ऊपर पुरानी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनको भी देखेंगे। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिंदू लॉ के ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट आया है तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। रिट ऑफ मैंडेमस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं, उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और लास्टली एक और पिटीशन दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें रिलीजियस लीडर्स के मीडिया ट्रायल के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई है। अब क्योंकि ये पहला वीडियो है तो ये जितनी भी न्यूज हैं ये हमने पिछले हफ्ते के SCC ऑनलाइन ब्लॉग के अपडेट्स से ली हैं। बट कल से SCC ऑनलाइन ब्लॉग के अलावा हम एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड और PIB की न्यूज को भी कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज से। इस समय हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के मन में काफी ज्यादा डाउट्स हैं अपने एग्जाम्स को लेकर, स्पेशली जो कि फाइनल ईयर में हैं। और इस मुद्दे पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच सुनवाई कर रही है। अब 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये जवाब मांगा था कि क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट UGC की गाइडलाइंस को ओवरराइड कर सकता है, और 14 अगस्त के लिए इसकी हियरिंग लगा दी गई। इस सवाल के जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एफिडेविट फाइल की उस केस में जहां पर UGC की रिवाइज्ड गाइडलाइंस को चैलेंज किया गया था। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी एफिडेविट में क्या कहा। सबसे पहले होम मिनिस्ट्री ने ये कहा कि जो अनलॉक 3 की गाइडलाइंस हैं वो अभी भी स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लागू रहेंगी और ये सभी संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस को एग्जेम्प्ट किया जाएगा उस केस में जहां पर उन्हें फाइनल टर्म के एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाने हैं। इसके बाद ये भी बताया गया कि ये जो एग्जेम्पशन है ये सेक्शन 2(1) ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप 1 को इग्नोर करिएगा। सेक्शन 10(2) में नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की पावर्स दी गई हैं कि वो किस किस चीज पे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को असिस्ट कर सकता है। अब ये जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है ये सेक्शन 8 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। अब ये ऊपर दिए गए सबसेक्शन का D पॉइंट है जिसके हिसाब से नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी गाइडलाइंस ले डाउन कर सकती है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और उनके जितने भी डिपार्टमेंट्स या फिर मिनिस्ट्रीज हैं उनके लिए। अब ये गाइडलाइंस उन मेजर्स के रिगार्डिंग होगी जो कि किसी डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर UGC ने भी एक एफिडेविट सबमिट की जिसमें उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का विरोध किया, जिसके तहत दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा था कि फाइनल ईयर एग्जाम्स नहीं कंडक्ट कराए जाएंगे और बिना एग्जामिनेशन के ही उनको डिग्री दे दी जाएगी। इस संदर्भ में UGC ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि कोऑर्डिनेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स वो लिस्ट 1 ऑफ द 7th शेड्यूल आता है। अब लिस्ट 1 आपको पता होगा कि सेंट्रल लिस्ट के विषय में बताता है, यानी कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लिस्ट 1 के जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे लॉ बना सकती है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन के बाहर है। अब हम देखते हैं जो चाइनीज फर्म्स के ऊपर रेड पड़ी है उसके बारे में। अब इस चीज की जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दी थी अपनी प्रेस रिलीज में।
इस न्यूज में वैसे तो ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझ लेने चाहिए। ये जो चाइनीज फर्म्स थे, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे, जिसके तहत इन्होंने लगभग 1000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। अब मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? मनी लॉन्ड्रिंग में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, प्लेसमेंट, यानी कि जो ब्लैक मनी है उसको फाइनेंशियल सिस्टम में प्लेस करना। इसके लिए बैंक्स का इस्तेमाल होता है, शेयर्स का इस्तेमाल होता है और इमूवेबल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होता है। अब ब्लैक मनी के प्लेसमेंट के लिए काफी सारी शेल कंपनीज बनाई जाती हैं, या फिर हम कहें डमी एंटिटीज बनाई जाती हैं। इसका मतलब ये है कि ये फर्म्स या कंपनीज सिर्फ ऑन पेपर्स ही एग्जिस्ट करती हैं, मतलब इनका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, इसमें डायरेक्टर्स नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो या तो फिक्टिशियस पर्सन्स को बना देते हैं या फिर किसी गरीब आदमी को बना देते हैं, ताकि उस एंटिटी की वैलिडिटी पे सवाल ना उठे। और ये जो शेल कंपनीज हैं या फिर शेल एंटिटीज हैं, ये फाइनेंशियल सिस्टम में पैसे को प्लेस करती हैं। फिर जो सेकंड स्टेप है वो है लेयरिंग का। अब लेयरिंग में जो पैसे की ट्रेल है उसको मिटाने की कोशिश की जाती है, मतलब पैसे का सोर्स, उस पैसे से हुए ट्रांजैक्शंस, ये सब कुछ मिटाने का प्रयास होता है। अब लेयरिंग के लिए हवाला ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। हवाला ट्रांजैक्शन मतलब होता है कि बिना पैसे को फिजिकली मूव किए इतने सारे ट्रांजैक्शंस आप कर दीजिए कि उसका सोर्स अनट्रेसेबल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी के शेयर्स में पैसे लगा देना, फिर वहां से पैसे विड्रॉ करके किसी बैंक में डाल देना, फिर वहां से पैसे निकाल के फिर से किसी शेयर्स में इन्वेस्ट कर देना। और इस चीज के लिए जो शेल एंटिटीज इस्तेमाल की जाती हैं वो जरूरी नहीं है कि एक ही कंट्री में हो, बल्कि जो वेरियस टैक्स हेवन्स हैं या ऐसी कंट्रीज जहां पे आप अपने पैसे को विदाउट एनी ट्रेस, यानी कि ऐसी कंट्रीज जहां पर कंप्लायंसेस काफी कम होते हैं, मतलब हमारे यहाँ जैसे सेबी वगैरह काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, वैसी गवर्नमेंट एजेंसीज उनके वहां पर नहीं होती, या होती भी हैं तो सिर्फ नाम के लिए। इसके बाद जब सफिशिएंट लेयरिंग हो जाती है तो इंटीग्रेशन का स्टेप आता है, यानी कि जिसका पैसा था उसके पास वापस से वो पैसा आ जाता है और उसको वो व्हाइट मनी दिखा के लग्जरी आइटम्स खरीद लेता है, या फिर इन्वेस्ट कर देता है गोल्ड एटसेट्रा में, या फिर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में। और ऐसे पैसे को ट्रेस करने के लिए जो वेरियस रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। और इस केस में इन सब चीजों को करने के लिए 40 बैंक अकाउंट बनाए गए थे, और इस पैसे के इंटीग्रेशन के लिए बोगस लोन्स दिए जा रहे थे शेल एंटिटीज के द्वारा, जो चाइनीज कंपनी की सब्सिडरीज इंडिया में काम करती हैं उनको, ताकि वो बिजनेसेस खोल सकें और रिटेल शोरूम्स खोल सकें भारत के अंदर। और इस पूरे रैकेट में बैंक एम्प्लॉइज और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी शामिल थे। साथ ही साथ जो मैंने लेयरिंग वाली बात आपको बताई थी, उसमें जो हवाला ट्रांजैक्शंस थे वो कई करेंसीज में करे गए थे, इंक्लूडिंग हांगकांग डॉलर और यूएस डॉलर। अब सवाल बनता है कि चाइना यदि ये चीज डेलिबरेटली कर रहा था तो उससे उसका क्या फायदा होता। मान लीजिए ये सब चीजें सक्सेसफुल हो जाती और भारत के अंदर वेरियस बिजनेसेस खुल जाते, तो इंडिया को लगता कि उनकी जीडीपी बढ़ रही है। लेकिन जब चाइना का मन होता कि वो भारत को इकोनॉमिक नुकसान पहुंचाए, तो वो इस सारे पैसे को विड्रॉ कर लेता और उन बिजनेसेस को बंद कर देता। अब बहुत ही जल्दी इस चीज को पकड़ लिया गया, वरना अगर बड़े स्केल पे देखा जाए तो ऐसी स्ट्रैटेजी में काफी ज्यादा पोटेंशियल है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री की इकोनॉमी को एकदम से क्रैश कर दे। ये सारी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 11/8/2020 को बताई। अब आते हैं हम सुशांत सिंह राजपूत के केस पर। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है ट्रांसफर ऑफ एफआईआर के ऊपर। यहाँ पर पेटिशनर रिया चक्रवर्ती थीं, जिनको सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड बताया जाता है, और इनका ये कहना था कि जो एफआईआर है वो बिहार में दर्ज हुई है और वहाँ की पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, इसलिए मामले को मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 13 अगस्त तक पार्टीज अपना रिटन सबमिशन दे दें। अब यहाँ पर सीबीआई भी एक पार्टी थी और साथ ही साथ महाराष्ट्र की और बिहार की गवर्नमेंट भी थी, क्योंकि पेटिशनर का कहना था कि जो घटना है वो जब मुंबई में हुई है तो फिर बिहार में क्यों एफआईआर दर्ज हो और वहां की पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अब यहाँ पर जो एफआईआर थी वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए थी, जिसपे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। इसके अलावा सुशांत के पिता ने एक एफआईआर और करवाई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि रिया चक्रवर्ती ने 15 करोड़ रुपए सुशांत के बैंक अकाउंट से साइफन कर लिए हैं। अब साइफनिंग ऑफ फंड्स क्या होता है?
साइफनिंग ऑफ फंड्स का मतलब होता है कि किसी और की कंपनी से या फिर बैंक अकाउंट से या फिर इन्वेस्टमेंट में से बिना उस व्यक्ति को बताए अपने पर्सनल यूज के लिए फंड्स को ट्रांसफर कर लेना, या तो अपने बैंक अकाउंट में या फिर किसी और मेथड से। तो इस एफआईआर के ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत हमारे देश का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इसमें हम सीबीआई के द्वारा जो रिटन सबमिशन फाइल किया गया है उसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहली बात तो सीबीआई ने कही कि उसने एफआईआर रजिस्टर कर ली है ऑन दी रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। फिर यहाँ पर इन्होंने बताया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसीलिए सीबीआई ने प्रे किया कि उसे इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाए। और साथ ही साथ कोर्ट से ये भी प्रे की गई कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए अगर कोर्ट चाहे तो अपने ऑब्जर्वेशंस में उसको कंसिडर ना करे, क्योंकि दो अलग अलग एफआईआर्स हैं और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में ईडी की इन्वेस्टिगेशन का कोई भी मतलब नहीं है। अब देखिए क्वेश्चंस इसी वजह से उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने अभी तक कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं की है और ऐसा कोई बार नहीं है कि सिर्फ एक स्टेट में ही एफआईआर हो सकती है। आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि गलत बयानबाजी पर कई राज्यों में लोग एफआईआर करा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एफआईआर ना होने की वजह से इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही थी, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने सेक्शन 174 रेड विद सेक्शन 175 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत प्रोसीडिंग्स चला रखी थी। अब सेक्शन 174 के अंतर्गत सुसाइड की इंक्वायरी होती है और यदि कोई दुर्घटना हो गई, फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट या फिर किसी जानवर ने मार दिया, उसकी इंक्वायरी इस सेक्शन के अंडर में होती है। और सेक्शन 175 के अंतर्गत जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है ऐसी इंक्वायरी का, वो उन लोगों को समन कर सकता है जिनके बारे में उनको लगता है कि ये लोग सही चीज जानते हैं। कुल मिला के जो महाराष्ट्र पुलिस की सारी की सारी प्रोसीडिंग है उसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के एंगल को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया गया है और ये मान लिया गया है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से ही सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की थी। अब देखिए सेक्शन 175 के अंतर्गत पुलिस के पास ये तो पावर है कि वो लोगों को समन कर सके, लेकिन वहां पर ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है कि आपको उन लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि स्टेटमेंट तभी रिकॉर्ड करे जाते हैं जब इन्वेस्टिगेशन होती है। इंक्वायरी में स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किए जाते सेक्शन 175 के अंतर्गत। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने यही चीज बताई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि उसने 56 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं और सीबीआई का कहना है कि ये जो 56 स्टेटमेंट्स इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं इसकी कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है। अब देखिए सेक्शन 174 की ये भी रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई सुसाइड या फिर दुर्घटना होती है तो नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को आपको बताना होगा और साथ ही साथ जो डिसीज्ड है उसकी बॉडी के लिए इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी बनानी होगी। इंक्वेस्ट रिपोर्ट मतलब शव का पंचनामा। इसमें कॉज ऑफ डेथ एसर्टेन करने की कोशिश की जाती है और सीबीआई का ये कहना था कि महाराष्ट्र पुलिस ने कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं सबमिट किया जिससे ये पता चलता हो कि उन्होंने इस पूरे मामले को किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को रेफर किया भी है या फिर नहीं, और न ही उन्होंने कॉज ऑफ डेथ के ऊपर इंक्वायरी की है। अब हम देखते हैं कि क्या 4G इंटरनेट जम्मू एंड कश्मीर में बहाल होगा। पिछले साल अगस्त में आर्टिकल 370 हटाने के बाद और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गया था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाई स्पीड इंटरनेट पे रोक लगा दी थी जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल दहशतगर्दी के लिए हो रहा था। लेकिन इसकी वजह से काफी लोगों को दिक्कतें आ रही थीं, स्पेशली जो मीडिया पर्सन्स थे उनको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी और वेरियस पिटीशंस दायर हो गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और फाइनली 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि 4G इंटरनेट की बहाली के लिए आप पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करिए। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच को ये बताया कि एक स्पेशल कमेटी गठित की गई है इस मामले पे और उस कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार 15 अगस्त के बाद ट्रायल बेसिस पे 4G इंटरनेट एक्सेस को बहाल किया जाएगा। अब ये जो ट्रायल होगा ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, एक जम्मू का और एक कश्मीर का, और इस ट्रायल को 2 महीने के बाद रिव्यू किया जाएगा। इन सब चीजों को जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के इन मेजर्स को फेयर बताया। अब देखिए वैसे तो बहुत सारी पिटीशंस आया करती हैं सुप्रीम कोर्ट में, बट हम उन पिटीशंस को देखेंगे जिन पिटीशंस का संज्ञान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिया हो या फिर जिसमें नोटिस इशू की गई हो। ऐसी ही एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट मंजूनाथ के द्वारा दायर की गई और ये एक लेटर पिटीशन थी।
यानी कि सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करते हुए इन्होंने एक लेटर भेजा जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। इसमें पेटिशनर का ये कहना था कि जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स और पुलिस पर्सनल्स, जिनको अपनी ड्यूटी निभाते समय कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया और उनकी डेथ हो गई, ऐसे सभी लोगों को पहली बात तो कोविड-19 वॉरियर्स कहा जाए और राइट टू डिग्निटी आफ्टर डेथ के तहत इनको मार्टियर का दर्जा दिया जाए या फिर हम कहें शहीद का दर्जा दिया जाए। यहाँ पर पेटिशनर ने स्टेट ऑफ ओडिशा का एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने अपने यहाँ जितने भी लोग अपनी ड्यूटी निभाते निभाते एक्सपायर हो गए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया गया है और साथ ही साथ उनका जो फ्यूनरल है यानी कि अंतिम संस्कार वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है और उनकी पूरी सैलरी उनके जो डिपेंडेंट्स थे उनको दी जा रही है। तो ये एग्जाम्पल देते हुए पेटिशनर ने कहा कि यदि स्टेट ऑफ ओडिशा ऐसा कर सकता है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी के स्टेट्स ऐसा क्यों नहीं कर सकते। साथ ही साथ पेटिशनर का ये भी कहना था कि राइट टू डाई विद डिग्निटी के अंतर्गत डिग्निटी आफ्टर डेथ भी आता है। डिग्निटी मतलब सम्मान, और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इस पूरी पिटीशन का कॉग्निजेंस ले लिया है। फिर प्रशांत भूषण जी की दिक्कतें नहीं कम हो रही क्योंकि जो हाल ही में सो मोटो कॉग्निजेंस लिया गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, उसका डिसीजन आ चुका है 14/8/2020 को, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने प्रशांत भूषण जी को गिल्टी पाया है क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए। अब ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है और ये जो प्रशांत भूषण जी का केस है इस पे ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं, तो यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। बाकी इस जजमेंट पे हम एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा 2009 का एक कंटेम्प्ट केस भी चल रहा है इनके खिलाफ, जिसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस के ऊपर करप्शन के आरोप लगाए थे वाइल गिविंग इंटरव्यू टू तहलका मैगजीन। अब ये वाला भी केस हाईलाइटेड हो गया है जिसमें अभी तक प्रोसीडिंग्स स्टैंड स्टिल पर थीं और इस केस में भी प्रशांत भूषण जी ने माफी मांगने की बजाय रिटन एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, जिसको कोर्ट ने रिकॉर्ड पे लेने से मना कर दिया। अब इस केस की हियरिंग आज होगी और यदि कुछ और रेलेवेंट डेवलपमेंट्स होते हैं तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसके बाद हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया हिंदू लॉ पे, जिसमें ये कहा गया कि खानदानी संपत्ति में बेटियों का भी उतना ही अधिकार है जितना बेटों का है, और इस चीज से फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है कि जब हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2005 का, उस समय पे बेटी के पिता जिंदा थे या नहीं। अब इस पूरे टॉपिक पे भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें इस पूरे जजमेंट को एनालाइज करेंगे। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रिट ऑफ मैंडेमस के ऊपर भी कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं इन द केस ऑफ हरि कृष्णा मंदिर ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब इस केस में एक प्राइवेट रोड को ये डिक्लेयर कर दिया कि वो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आती है, जबकि प्रॉपर्टी रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि वो एक प्राइवेट रोड है। तो इस मामले में महाराष्ट्र के काफी सारे लोकल लॉज डिस्कस हुए हैं, बट हमारे लिए जो रिट ऑफ मैंडेमस है उस पे कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस रहे ये जानना जरूरी है। अब रिट ऑफ मैंडेमस का अर्थ क्या होता है? मैंडेमस के अंतर्गत पेटिशनर कोर्ट से ये प्रे करता है कि आप किसी चीज के लिए किसी पब्लिक अथॉरिटी को डायरेक्ट करिए, और इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो देश की कोर्ट्स हैं वो ड्यूटी बाउंड हैं मैंडेमस की रिट को इशू करने के लिए, जहां पर पब्लिक ड्यूटी का एनफोर्समेंट करने की प्रेयर की गई हो। अब आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि हाई कोर्ट्स में आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट्स फाइल होती हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर रिट्स फाइल होती हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी मामले में सरकार या फिर किसी पब्लिक अथॉरिटी ने अपने डिस्क्रिशन का गलत इस्तेमाल किया हो या फिर उनका डिस्क्रिशन मैलिफाइड हो, मैलिफाइड मतलब गलत इंटेंशन से, तो ऐसे केसेस में हाई कोर्ट्स ड्यूटी बाउंड हैं कि वो आर्टिकल 226 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मैंडेमस की रिट को इशू करें। यहाँ पर कोर्ट ने मैंडेमस के ऑब्जेक्टिव को भी बताया और कहा कि मैंडेमस की रिट इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल ड्यूटी के लिए है, और प्रेजेंट केस में जहां पर एक व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया बिना किसी अथॉरिटी ऑफ लॉ के, तो मैंडेमस के थ्रू रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन की प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं। रेस्टोरेशन मतलब
जो ओरिजिनल ओनर था प्रॉपर्टी का उसको दोबारा से उस प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दिया जाए। आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन सिर्फ इसलिए नहीं खत्म किया जा सकता कि केस में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जनरली होता क्या है कि बहुत बार हाई कोर्ट्स पेटिशंस को सिर्फ इसलिए डिसमिस कर देती हैं क्योंकि उसमें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी इन्वॉल्व होता है और हाई कोर्ट का ये कहना रहता है कि ये चीज ट्रायल का विषय है और इसमें हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते। इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट के पास फैक्ट और लॉ दोनों को ही डिसाइड करने का जुरिस्डिक्शन है। आगे कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि ये चीज सही है कि ये हाई कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो रिट ऑफ मैंडेमस इशू करे या फिर नहीं, लेकिन ऐसे डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करते समय कोर्ट को सही जुडिशियल प्रिंसिपल्स देने होंगे। फिर लास्ट में हम बात करते हैं रिलीजियस लीडर्स के मीडिया ट्रायल के खिलाफ जो पिटीशन दायर हुई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उसके विषय में। अब ये पिटीशन भी एक एडवोकेट के द्वारा ही दायर हुई थी जिनका नाम है रीपक कंसल जी। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस भेजी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट करे रिलीजियस लीडर्स के कैरेक्टर असैसिनेशन को, जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पे मीडिया के द्वारा आए दिन किया जाता है। और यहाँ पर सिर्फ रिलीजियस लीडर्स की ही बात नहीं है बल्कि इंडिविजुअल्स की भी बात है, कम्युनिटीज, रिलीजियस सेंट्स और जो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर भी जो मीडिया ट्रायल चलता है उस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारे देश में। अब देखिए, कुछ समय पहले कैरी मिनाटी का केस बहुत चल रहा था और उनके ऊपर साइबर बुलिंग के आरोप लगे थे, जिसकी वजह से यूट्यूब ने उनका वीडियो अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया था। तो सोशल मीडिया अपने आप को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कोई भी बाउंडेशंस नहीं है और खबर को सनसनीखेज बनाने के लिए आपने भी देखा होगा कि आए दिन किसी न किसी के ऊपर ये लोग बहुत ही गलत आरोप लगाते हैं। और देखिए, एक शब्द है येलो जर्नलिज्म, मतलब कि किसी भी खबर को बहुत ही सनसनीखेज तरीके से दिखाना ताकि उस खबर की व्यूअरशिप बढ़े। और ये हमारे देश के मीडिया में आए दिन होता रहता है और यही कारण है कि यंगस्टर्स के एक काफी सिग्निफिकेंट धड़े ने टेलीविजन देखना ही बंद कर दिया है, क्योंकि हर दिन सारे चैनल्स किसी एक न्यूज को पकड़ लेते हैं और दिन भर उसी के ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं। और अल्टीमेटली किसी पॉजिटिव न्यूज को देखने के लिए या तो आपको दूरदर्शन देखना पड़ता है या फिर राज्यसभा टीवी, और नहीं तो यूट्यूब एजुकेटर्स के वीडियोस देखने पड़ते हैं। तो इस पिटीशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है क्या नहीं, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना गड्ढा खुद ही खोद रही है। तो ये था हमारा एनालिसिस 17 अगस्त के पॉलिटी और लीगल करंट अफेयर्स का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप रोज अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।